तो कहानी की शुरुआत में हम एक इन का कमरा देखते हैं और इस इन का नाम है मेकारजीवो। इस इन यानी होटल की मालकिन एक बूढ़ी औरत है और उनका नाम है मरनी। हम मरनी को एक कमरे में अकेला बैठा देखते हैं और उनके हाथ में एक चाबी होती है। मरनी इस चाबी को एक बक्से में छुपा देती है और इस पॉइंट पे उन्हें अंदर के कमरे से लकड़ी के एक खिलौने की आवाज सुनाई देती है। वो डरते हुए इस कमरे को खोलती हैं, जहां किसी के लंबे बालों को देख वो बहुत डर जाती हैं। अब जब ये आवाज बंद होती है तब मरनी इस कमरे में प्रवेश करती है और ठीक तभी वहां हम एक छोटी बच्ची की परछाई देखते हैं। ये परछाई एक तस्वीर से आ रही थी जिस पर मरनी की भी नजर पड़ती है। देखते ही देखते ये बच्ची तस्वीर से बाहर निकलती है और मरनी को मार डालती है। नाम ही मरनी था तो मरना था ही, वैसे प्रोनाउंसिएशन शायद मारनी है। खैर, यहाँ से सीन कट होता है और हम मारनी के परिवार को उनके लास्ट राइट्स के बीच देखते हैं। मारनी की 2 पोतियां थी, नदीने और नाया। नदीने के साथ उसका मंगेतर भी यहाँ मौजूद था जिसका नाम बेन था। तो यहाँ हम दोनों बहनों को अपनी दादी की अचानक हुई मौत से काफी परेशान देखते हैं। नदीने बताती है कि उसकी दादी हमेशा से अपने आप को नदीने के माता पिता के मृत्यु के लिए जिम्मेदार मानती थी, इसीलिए वो कभी भी नदीने और नाया के साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता पाई। तो आगे नदीने अपनी दादी का सामान वगैरह सॉर्ट करने में लग जाती है, जहाँ उसे वही बक्सा मिलता है जिसमें मौत वाले दिन मरनी ने वो चाबी छिपाई थी। नदीने को यह छुपाया हुआ बक्सा अजीब लगता है, लेकिन वो ज्यादा ध्यान नहीं देती। अब उस शाम मरनी के स्टेट लॉयर नदीने और बेन से मिलने आते हैं और वो उन्हें बताते हैं कि मरनी ने अपनी विल बहुत पहले ही लिखवा दी थी, जिसमें उन्होंने मेकारजीवो यानी कि वो जो इन था उसे नदीने और नाया के नाम कर दी है। नदीने इस जिम्मेदारी को उठाना नहीं चाहती थी, जबकि लॉयर उसे बताते हैं कि उसकी दादी किसी वजह से ये प्रॉपर्टी घर में ही रखना चाहती थी। अब नदीने को असमंजस में देख बेन सजेस्ट करता है कि वो चाहे तो इस होटल को एक आर्ट गैलरी में तब्दील करवा सकते हैं, क्योंकि ये जगह इंडोनेशिया में काफी ऐतिहासिक रहा है। इनके वफादार नौकर रहमत और गिरा को ये बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन बेन नदीने को इस बारे में ठीक से सोचने कहता है और तत्काल के लिए नाया को लेकर वापस शहर लौट जाता है ताकि नदीने यहाँ सब संभाल सके। तो अगले सीन में हम गिरा को देखते हैं जो एक थाल में फूल वगैरह लेकर घर में एक पूजा करने की कोशिश करती है। पूछने पर गिरा का छोटा बेटा नदीन को बताता है कि मरनी की मौत को अभी सिर्फ 40 दिन हुए हैं, अतः आत्मा की शांति के लिए वो लोग ये पूजा कर रहे हैं। लेकिन नदीन को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और वो कहती है कि उसकी दादी बिल्कुल ठीक होंगी क्योंकि उनकी मौत नॉर्मल कारणों से हुई है। अगले सीन में हम नदीन को देखते हैं जिसे इस घर में कुछ अनयूजुअल महसूस होता है। वो हॉल में रखा एक पियानो बजाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कीज अपने आप बजते हुए दिखाई देते हैं। यही नहीं, उस रात सोते हुए नदीन को अपने कमरे में एक डरावनी आत्मा दिखाई देती है। देखने में ये बहुत बूढ़ी लग रही थी और इसके वैसे ही लंबे घने बाल थे जैसा मरनी ने देखा था। इस आत्मा को अपने इतने करीब देख नदीन बहुत डर जाती है। खैर, तो अगले दिन रहमत और गिरा नदीन को इनके बारे में सारी जानकारी देते हैं, जिस दौरान वो बताते हैं कि यहाँ कुल 8 कमरे हैं। लेकिन नदीन याद करके बताती है कि इस इन में तो 9 कमरे हुआ करते थे, तो वो लोग सिर्फ 8 कमरे की बात क्यों कर रहे हैं। इस पे गिरा बहुत डर जाती है और वो कहती है कि घर का जो 9वां कमरा है उसे खोलने की इजाजत किसी को नहीं है। गांव में सभी का मानना है कि वहां कुछ बहुत बुरा हुआ था और वो घटना अब भी अंदर ही कैद है। ऑब्वियसली नदीन इन बातों को नहीं मानती और तुरंत कमरा खोलने की जिद करती है। इनफैक्ट वो गुस्से में उस कमरे को जोर से धक्का देती है, जिसमें वो पूजा वाला सामान पूरी तरह बिखर जाता है। नदीन कमरे की चाबी ढूंढने उसी बक्से तक पहुंचती है, लेकिन सरप्राइजिंगली अब इस बक्से में कोई चाबी मौजूद नहीं थी। दूसरी तरफ हम बेन को देखते हैं जो अपने दोस्त से मेकारजीवो के हिस्ट्री के बारे में पता करने लगता है। उसे मालूम होता है कि ये इन बहुत साल पहले एक गेस्ट हाउस हुआ करता था जो असल में एक चाइनीज परिवार को बिलोंग करता था। एनीवेज, अगले दिन नदीन ब्रेकफास्ट करते हुए बेन से बात कर रही होती है जब अचानक ही बेन नदीन के खाने में फूल के पत्ते नोटिस करता है। अब ये वही पत्ते थे जिनसे पिछले दिन पूजा होनी थी। नदीन ये देख बहुत घबरा जाती है और रहमत और गिरा को बुलाती है, लेकिन तब तक सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। इस बार नदीन श्योर हो जाती है कि यहाँ कोई ना कोई प्रॉब्लम तो जरूर है, वरना ये अजीब चीजें नहीं होती। अब इस प्रॉब्लम का पता लगाने के लिए नदीन पूरे घर में एक कैमरा लेकर घूमती है ताकि डिस्टर्बेंसेस को कैप्चर कर सके। इस दौरान एज एन ऑडियंस हम फिर से उस छोटी बच्ची को नदीन के आसपास देखते हैं। एक पॉइंट पर नदीन खुद भी कैमरा में उसकी झलक देखती है, लेकिन कुछ समझ नहीं पाती। आगे हम देखते हैं कि नदीन वो कमरा खुलवाती है जो इतने समय से बंद रखा गया था। बहुत बड़ी गलती कर दी। गिरा उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन नदीन को यकीन था कि ये जो कुछ भी हो रहा है इस कमरे के कारण ही हो रहा है, तो भैया खुलवा क्यों रहे हो। कमरे के अंदर नदीन को ढेर सारा पुराना सामान मिलता
है, लेकिन इनमें से एक सामान पे हमारा ध्यान जाता है जो कि एक अजीब सी स्केयर क्रो जैसी दिखने वाली डॉल थी। गिरा और रहमत नदीन को बताते हैं कि ये नीनी थोवोक नाम की एक गुड़िया है जिसे खास आत्माओं की दुनिया से जुड़ने के लिए बनाया जाता है। गिरा आगे कहती है कि मर्दी का कहना था कि इस होटल के पिछली ओनर मैडम ओए नाम की एक चाइनीज इंडोनेशियन औरत थी। ओए अक्सर नीनी थोवोक का इस्तेमाल करती थी क्योंकि उसे आत्माओं की दुनिया से कुछ तो जानना था, इसलिए मर्दी ने इस कमरे में ओए का सारा सामान वगैरह बंद करवा दिया। इस सामान के बीच नदीन को वो लकड़ी का खिलौना भी दिखता है और दिखती है मैडम ओए की एक पेंटिंग जो लगातार उसकी तरफ ताके जा रही थी। नदीन उसी वक्त नीनी थोवोक को खींचते हुए बाहर ले जाती है और जलाकर राख कर देती है, इस उम्मीद में कि इसके बाद घर में सब कुछ शांत हो जाएगा। लेकिन अंदर आते ही नदीन के ऊपर ऐसी कई डॉल्स हमला कर देते हैं और इन सब के बीच उसे एक औरत दिखाई देती है। इससे पहले कि नदीन कुछ समझ पाती, वहां रहमत और गिरा आ जाते हैं और सब कुछ शांत हो जाता है। तो आगे उस दिन नदीन से मिलने एक आदमी आता है जो अपना नाम होंग बताता है। होंग का कहना था कि ये घर उसके परिवार का हुआ करता था और आज से कई दशक पहले किसी ने बिना ज्यादा कुछ सोचे हुए इसे नदीन के परिवार को बेच दिया। इस घर में उसके परिवार का कुछ छुपा सामान भी मौजूद है और अपने खानदान के लिए वो इसे वापस खरीदना चाहता है। यहाँ होंग उस पेंटिंग की बात भी करता है जो नदीन को उस कमरे में मिली थी। खैर, नदीन होंग की बात टाल देती है क्योंकि वो इतनी जल्दी अपनी दादी की यादों को खत्म करना नहीं चाहती थी। एक बार फिर से गलती। आगे हम देखते हैं कि बेन और नाया भी वापस यहाँ आ जाते हैं। नदीन बेन को घर में हो रही असाधारण गतिविधियों के बारे में बताती है, तो ऐसे में बेन और पता लगाने की कोशिश करने लगता है कि आखिर इस घर में हुआ क्या था। वहीं दूसरी तरफ हम नया और बेजो को साथ खेलते देखते हैं जब नया को वही बच्ची दिखाई देती है। नया इस घटना से बहुत डर जाती है और नदीन की चिंता और बढ़ जाती है। उस शाम नया और बेजो साथ में झूला झूल रहे होते हैं जब अचानक वहां वही आत्मा आ जाती है और नया को पीछे से धक्का दे देती है। ऐन मौके पे नदीन और बेन उसे बचा लेते हैं, लेकिन नदीन इससे बहुत परेशान हो चुकी थी। अगले सीन में हम नदीन और बेन को बाहर देखते हैं जब नदीन उसे नीनी थोवोक की कहानी बताती है। बेन इस बारे में रिसर्च करता है। उसे पता चलता है कि नीनी असल में एक छोटे बच्चे की आत्मा है जिसका ख्याल नहीं रखा गया था। जीते जी उसका ध्यान रखने वाला कोई नहीं था, अतः अब वो एक आत्मा में तब्दील हो गई है जो अलग अलग जगहों को पजेस करती है। अब तक बेन के दोस्त ने भी अपनी तरफ से इस गेस्ट हाउस के बारे में सब कुछ पता लगा लिया था। वो बेन को बताता है कि कई साल पहले ये गेस्ट हाउस होंग के परिवार का था, लेकिन होंग के परदादा का ओए नाम की एक औरत के साथ संबंध था जिसे उन्होंने ये गेस्ट हाउस दे दिया। बाद में ओए ने यहाँ मेकार जियो बनवाया और यहाँ अपनी एक बेटी के साथ रहने लगी जिसका नाम येन येन था और उनके घर में एक हाउस हेल्प भी था जो येन येन के ही उम्र का था। लेकिन एक दिन अचानक ही येन येन कहीं गायब हो गई और किसी को उसका कोई पता नहीं चल पाया। अब जब ये कहानी चल रही होती है तो उधर नदीम वापस घर पहुंचती है, तब उसे मालूम होता है कि नाया गायब है। वो नाया को ढूंढने की कोशिश करती है जब उसे उसी छोटी बच्ची की आवाज सुनाई देती है। नदीम को समझ आ चुका था कि रहमत और गिरा कुछ और जरूर जानते थे। जोर डालने पे गिरा बताती है कि असल में मैडम ओए की बेटी येन येन बचपन में उसी नौकर के साथ खेलते खेलते गायब हो गई थी जिसके बारे में हमें बेन के दोस्त ने बताया था। उसके बाद ओए पागल होने लगी और अपनी बेटी को ढूंढने के लिए उसने नीनी थोवोक का रिचुअल परफॉर्म किया। नीनी ने उन्हें सिर्फ इतना बताया कि येन येन इसी घर के अंदर मौजूद है और किसी ने उसे छुपा दिया है। बदले में ओए ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं ढूंढ पाई, इसलिए उसने अपने आप को उस 9वें कमरे में मौजूद पेंटिंग में कैद कर लिया और कसम खाई कि वो अपनी बेटी को ढूंढ कर ही रहेगी। अब तक वो आत्मा शांत ही थी, लेकिन अब उसे नया में येन येन दिखाई देने लग गई है, इसीलिए वो उसे छिपा ली है। यही नहीं, वो तब तक शांत नहीं बैठेगी जब तक उसे येन येन नहीं मिल जाती। तो गिरा की इस बात को सुनकर नदीन बहुत परेशान हो जाती है और नया को इधर उधर ढूंढने लगती है। इधर रहमत को अचानक ही वही बूढ़ी औरत वाली आत्मा परेशान करने लगती है जो और कोई नहीं बल्कि मैडम ओए थी। इस बीच बेन वापस आता है और रहमत को बचाता है। बेन यहाँ रिवील करता है कि उसके दोस्त ने उसे सारी कहानी बता दी है। वो बताता है कि बचपन में येन येन के गायब होते वक्त जो नौकर यहाँ रहता था वो और कोई नहीं बल्कि रहमत था। जी हाँ दोस्तों, बेन और नदीन के जोर डालने पर रहमत कबूल करता है कि बचपन में येन येन उसी के कारण गायब हुई थी। असल में वो और येन येन साथ में खेल रहे थे जब येन येन झूले से नीचे गिर गई और सर में भारी चोट आने से उसकी जान चली गई थी। बाद में मैडम ओए येन येन की हर तरफ खोज करने लगी थी जिससे डर के रहमत ने उसे घर के आंगन में दफना दिया। तो ये सब रिवील होने के बाद नदीन उसी आंगन की तरफ बढ़ती है जहां ओए नाया को लेकर खड़ी थी। ओए फाइनली ये घर छोड़ दूसरी दुनिया में जाना चाहती थी, लेकिन अकेले नहीं बल्कि अपनी बेटी के साथ। नदीन उससे विनती करती है कि वो नाया को छोड़ दे क्योंकि नाया उसकी बहन है, ना कि येन येन। इसी बीच यहाँ रहमत भी आता है जो येन येन के बारे में ओए से सारी सच्चाई कहता है। वो बिलख कर ओए से माफी मांगता है और वादा करता है कि वो येन येन को प्रॉपर बरियल देगा ताकि उसकी आत्मा अब भटकना बंद कर दे और रोशनी की तरफ जा सके। ये सुन ओए की आत्मा शांत होती है और नाया को छोड़ देती है। एंड सीन
सीन में हम नाया, नदीन और बेन को साथ देखते हैं जिन्होंने यिन यिन और ओए को श्रद्धांजलि दे दी है। वो ये घर वापस से होंग को सौंप देते हैं और अपने शहर लौट जाते हैं। लेकिन जैसे ही होंग घर में दाखिल होता है उस पर निनी थोवॉक की आत्मा हमला बोल देती है। सीन यहीं कट हो जाता है। इसी के साथ फिल्म की कहानी भी खत्म। तो दोस्तों ये थी फिल्म निनी थोवॉक की पूरी कहानी। और देखा जाए तो यहाँ प्लॉट काफी सीधा साधा है। यहाँ हम जान पाए कि मेकार जीवो में कभी ओए अपनी बेटी यिन यिन के साथ रहा करती थी, लेकिन यिन यिन गलती से रहमत के हाथों मारी गई और रहमत ने उसे घर में ही दफना दिया। इससे यिन यिन की आत्मा को शांति नहीं मिल पाई जो इसी घर में कैद होकर रह गई। वहीं ओए भी निनी थोवॉक को घर में बुलाई लेकिन अपनी बेटी का पता नहीं लगा पाई। इस दर्द में उसकी भी जान चली गई, लेकिन वो यहीं एक तस्वीर के अंदर रह गई ताकि यिन यिन को किसी दिन ढूंढ सके। शायद से उसे अपना बदला भी लेना था। तभी से इस घर में पैरानॉर्मल चीजें होती थी और इसीलिए मरनी ने भी 9वें कमरे को बंद कर रखा था। लेकिन वो खुद इस कमरे में एक दिन दाखिल होती है और उनकी जान चली जाती है। नदीन और नया भी यहाँ आते हैं जहाँ इनका सामना ओए और यिन यिन से होता है। अंततः ओए को सच पता चलता है और वो यिन यिन को लेकर चली जाती है। इनफैक्ट इन दोनों को प्रॉपर बरियल यानी कि लास्ट रिचुअल जो होता है वो भी मिलता है। लेकिन यहाँ पीछे रह गई है निनी थोवॉक जिसे बुलावा देकर वापस भेजने कोई नहीं आया। तो हाँ, ये घर मेरे हिसाब से अब भी सेफ नहीं है और वैसा हमने लास्ट सीन में देखा भी है। तो कहानी की शुरुआत में हम 3 लोगों को देखते हैं जो रात के वक्त शायद घर से भाग रहे थे और वो पास ही में खड़ी एक कार में बैठ के कहीं निकल जाते हैं। ये 3 लोग थे वेनिंग, उसकी बेटी निर्मला और वेनिंग की माँ उटिहा। कार को ड्राइव करने वाले आदमी का नाम सुलेमान था और वो पास ही के एक एटीएम में रुक के पैसे निकालने जाता है। उसी दौरान उटिहा अपनी बेटी वेनिंग से कहती है कि वो लोग बिना सुलेमान के भी अच्छे से रह सकते हैं, लेकिन वेनिंग कहती है कि वो ये सब अपनी बेटी की अच्छी परवरिश के लिए कर रही है और सुलेमान एक अच्छा आदमी है। तभी सुलेमान कार में वापस आकर वेनिंग से कुछ पैसे उधार मांगता है क्योंकि अपेरेंटली उसका कार बंद पड़ गया था। खैर अब कहानी कुछ महीने बाद शिफ्ट होती है जहां वेनिंग और सुलेमान एक घने जंगल के बीचों बीच कोई कुंगकुम केडुंग रिचुअल कर रहे थे और सुलेमान का मानना था कि इस रिचुअल को करने से उन्हें बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं। वेनिंग सुलेमान की असलियत अब जान चुकी थी और वो सुलेमान की मदद करने से मना कर देती है। हम व्यूअर्स भी जान पाते हैं कि वेनिंग और सुलेमान शादी कर चुके हैं। इनफैक्ट सुलेमान एक फ्रॉड आदमी था जो रिचुअल्स वगैरह के नाम पे धोखाधड़ी करता था और तो और वो निर्मला और उटिया पे भी अत्याचार किया करता था। खैर वेनिंग के उसे कन्फ्रंट करने पे वो वेनिंग पे ही हाथ उठाता है और उसे डरा धमका कर रिचुअल के लिए राजी करता है। बेसिकली इस रिचुअल में उसे रिवर के बीचों बीच जाकर कोई मंत्र वगैरह चांट करना था। देन एक रस्सी के जरिए सुलेमान किनारे पर खड़ी वेनिंग को उसे खींचने को कहता है अगर इन केस वो डूब रहा होगा तो हाँ, रिचुअल स्टार्ट होता है और वेनिंग काफी टाइटली रस्सी को पकड़े भी रखती है। लेकिन एक पल के बाद पानी का बहाव इतना तेज हो जाता है कि वो रस्सी को और नहीं संभाल पाती और इसी के कारण सुलेमान नदी के पानी में डूब जाता है। वेनिंग भी इस हादसे से घबरा जाती है लेकिन वो सुलेमान को बचाने का कोई प्रयास नहीं करती। इंस्टेड उसे मानो सुलेमान के चंगुल से आजादी मिल चुकी थी। नाउ दिस सीन मेक्स अस वंडर कि क्या वेनिंग ने जानबूझकर रस्सी को छोड़ा या फिर बाय मिस्टेक ऐसा हुआ। खैर अब इस हादसे के बाद 5 महीने बीत जाते हैं जहां हम वेनिंग को अपनी बेटी निर्मला और माँ के साथ खुशी से रहते हुए देखते हैं। वेनिंग अपने परिवार को चलाने के लिए एक छोटा सा बस चलाया करती थी। वहीं उटिया पास के ही एक प्रोफेसर मिस्टर तेत्सुया के घर पे एज ए हाउस हेल्प काम किया करती थी। तेत्सुया काफी अच्छे इंसान थे जो निर्मला से काफी लगाव रखते थे, इसलिए निर्मला भी अपनी नानी के साथ उनके घर जाया करती थी। खैर अब एक रोज वेनिंग अपने काम पे थी जहाँ रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है जिससे सुलेमान ने पैसे उधार लिए थे, लेकिन ऑफ कोर्स सुलेमान पैसे वापस कभी आया नहीं और ऐसे में वो आदमी वेनिंग से सुलेमान का पता भी पूछता है। और वेनिंग यहाँ कुछ खास तो नहीं बताती, लेकिन हम सब जानते हैं कि सुलेमान तो अब इस दुनिया में है ही नहीं। खैर उसी रात काफी तेज बारिश होती है और वेनिंग अपनी बेटी और माँ को मिस्टर तेत्सुया के घर से पिक करने जाती है जहाँ निर्मला काफी रो रही थी। इनफैक्ट वेनिंग की माँ भी काफी परेशान दिख रही थी। ऑल्दो ये दोनों वेनिंग को कुछ बताते नहीं है कि बात क्या है। तो ये सबसे वेनिंग भी परेशान हो जाती है और वो जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहती थी, जिसके चलते वो एक शॉर्टकट लेती है। वेनिंग की माँ उसे रोकती है सेइंग कि ये वाला रास्ता काफी खराब है और वो यहाँ से ना जाए, लेकिन वेनिंग उनकी एक नहीं सुनती और तभी एक मोड़ पे आके वेनिंग की स्कूटी का टायर स्लिप करता है जिससे ये लोग वहीं गिर जाते हैं और चोट के कारण बेहोश हो जाते हैं। अब कुछ समय बाद जब वेनिंग को होश आता है तो वो अपनी माँ और बेटी को पागलों की तरह ढूंढना शुरू करती है। वो फौरन पुलिस भी बुला लेती है और पुलिस को उटिया की लाश मिलती है जो कि इसी हादसे में गुजर गई थी। वहीं अगर निर्मला की बात की जाए तो बहुत ढूंढने पे भी इन्हें निर्मला कहीं नहीं मिलती। तभी अचानक हम वेनिंग की माँ यानी उटिया की स्पिरिट को नदी किनारे खड़ा देखते हैं, जिससे ये प्रूव हो जाता है कि उटिया की आत्मा अब वेनिंग के आसपास ही भटकेगी। खैर तो इस हादसे के बाद हम तीर्था नाम की एक लड़की से मिलते हैं जो कि स्विमिंग इंस्ट्रक्टर थी और वो छोटे बच्चों को स्विमिंग के लेसन
वगैरह दिया करती थी। तीर्था काफी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्टर थी, जहां अगर कोई बच्चा स्विम करने से डरता था तो वो उन्हें जबरदस्ती पानी में फेंक दिया करती थी, जिससे बच्चे अपने फियर से आजाद हो सके। इस काम में उसके साथ एक और बंदा था जिसका नाम गस था, और इस बंदे को हमने पहले भी देखा है। कहाँ देखा है? वेल, ये वही आदमी है जो वेनिंग से सुलेमान का पता पूछ रहा था। खैर, हम भी उसको तीर्था के बारे में और भी बातें पता चलती है, जहां वो एक यूट्यूब चैनल चलाया करती थी, जहां वो सैड, डिप्रेसिंग या ट्रैजिक कंटेंट डाला करती थी। तीर्था के मोनोलॉग के दौरान हमें यह भी दिखाया जाता है कि पुलिस की सर्च पार्टी कई दिनों तक निर्मला को नदी किनारे ढूंढती रही, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। निर्मला अब भी लापता ही थी। खैर, तो वेनिंग को भी लैंड ओनर के कॉल्स वगैरह आ रहे थे, जो उनसे रेंट वगैरह मांग रही थी। इनफैक्ट उसे बस वाली नौकरी से भी निकाल दिया गया था, क्योंकि वो हमेशा एब्सेंट माइंडेड रहती थी। तो ऐसे में ना चाहते हुए भी वेनिंग को इंस्टाग्राम पे लाइव आकर अपने मेकअप वाली वीडियोस डालनी पड़ रही थी, ताकि वो एटलीस्ट थोड़े बहुत पैसे कमा सके। वैसे मैं आपको बता दूं कि इन्फ्लुएंसर वाली जॉब वेनिंग पहले से किया करती थी, और लाइव आने पर भी लोग उसे कई तरह से बुली करते थे रिगार्डिंग हर डॉटर। वो लगातार पुलिस वालों के पास जाकर अपनी बेटी के बारे में पूछा करती थी, जहां एक रोज मिस्टर अदांग वेनिंग को बताते हैं कि किसी से उन्हें पता चला है कि निर्मला को स्विमिंग आती थी, तो शायद वो अब भी जिंदा हो, जिसपे वेनिंग काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे ये बात मालूम ही नहीं थी। मतलब कुल मिलाकर वेनिंग की जिंदगी बहुत खराब चल रही थी। एक रोज वेनिंग अपने मदर के फ्यूनरल के लिए कई सारे लेटर्स वगैरह प्रिंट कराती है, और वहीं उसी दुकान में तीर्था भी आती है, जो दुकानदार से पूछती है कि क्या ये औरत वही है जिसकी मदर की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। दुकानदार उसे हाँ में जवाब देता है, और वेनिंग के खोई हुई बेटी के बारे में भी बताता है, जिसे सुन तीर्था को एक फ्लैशबैक आता है, जहां हम देख पाते हैं कि निर्मला तीर्था के स्विमिंग स्कूल आई थी उसे लेसन्स वगैरह लेने के लिए। मतलब तीर्था ऑलरेडी निर्मला को जानती थी, और जैसे तीर्था सबको स्ट्रिक्टली स्विमिंग सिखाती थी ना, बच्चों को पानी में धक्का देकर एंड ऑल, सेम उसने निर्मला के साथ भी करा था। अब घर जाकर तीर्था को आइडिया आता है कि वो अपने पॉडकास्ट में वेनिंग के दुख भरी कहानी को सुनाएगी, और वो वेनिंग के साथ ही एक पॉडकास्ट भी अरेंज करेगी। इससे वेनिंग को भी फायदा होगा, क्योंकि देखा जाए तो पुलिस तो उसकी बेटी को ढूंढ नहीं पाई, तो शायद लोग उसे सपोर्ट कर दे, इंटर्न कहीं बेटी को भी ढूंढ दे। खैर, हम अब वेनिंग को उदास होकर अपने व्यूअर्स से लाइव स्ट्रीम पर मदद मांगते हुए देखते हैं, जहां उसके रिंग लाइट के पीछे हमें उटिया की एक झलक मिलती है, और तभी वहां कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती है, जैसे वेनिंग के फोन होल्डर का अचानक से तेजी से घूम जाना, और आलमीरा के दरवाजे का अपने आप खुलना, जिससे वेनिंग काफी डर जाती है। तभी आलमीरा के अंदर उसे मिस्टर तेत्सुया के एक कपड़ों का बंडल मिलता है, जो कि शायद उटिया ले आई होगी और वापस नहीं कर पाई, इसलिए वेनिंग अगले दिन तेत्सुया को अपने कपड़े लौटाने जाती है। अब तेत्सुया गांव के बच्चों को पढ़ाया करते थे, और यहाँ वेनिंग उनसे पूछती है कि क्या वो उनके यहाँ नौकरी कर सकती है, ठीक वैसे ही जैसे उसकी माँ करती थी। अब क्योंकि वेनिंग को पैसों की काफी जरूरत थी, तो तेत्सुया भी वेनिंग को हाउस हेल्प के लिए रख लेते हैं। तेत्सुया ने उटिया के फ्यूनरल में भी काफी डोनेशन दिया था, जिसके लिए वेनिंग उन्हें थैंक यू भी कहती है। मतलब अब तक तो तेत्सुया काफी अच्छा आदमी था, जो हर हालत में वेनिंग की मदद कर रहा था। तो यहाँ से घर जाकर वेनिंग फ्यूनरल के बॉक्सेस वगैरह प्रिपेयर कर बांटने लगती है, जो कि रिचुअल जैसा था, और तीर्था भी अब कुछ दिन तक वेनिंग का पीछा कर उसके लाइफ स्टोरी को जानने की कोशिश करती रहती है। एक रोज वेनिंग को नदी किनारे अपनी बेटी भी दिखती है, लेकिन पास जाते ही वहां कोई नहीं था, इंडिकेटिंग कि ये सब वेनिंग का हैलुसिनेशन था। वहीं तीर्था गस से अपने पॉडकास्ट करने वाला आइडिया शेयर करती है, और गस बताता है कि वेनिंग का हस्बैंड सुलेमान एक फ्रॉड आदमी था। मतलब वो लोगों से पैसे लेकर भाग जाता था, और उसका सारा लोन कहीं न कहीं अब वेनिंग के सर पे चढ़ चुका है। तो हाँ, वेनिंग के पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, और इन प्रॉब्लम्स के बीच में वो पॉडकास्ट करने को तो नहीं मानेगी। ये सब सुनने के बावजूद एक दिन तीर्था वेनिंग के घर उससे बात करने जाती है, लेकिन उसे वहां कोई नहीं मिलता। अब अचानक से घर का दरवाजा अपने आप खुल जाता है, और तीर्था अंदर चली जाती है, और तभी वो एक कमरे के छत पर से पानी टपकते हुए पाती है। अब ये पानी देखते ही देखते खून में बदल जाता है, और वही छत पर से उटिया की लाश भी फ्लोट करते हुए उसे हॉन्ट करती है। तीर्था इससे ट्रॉमेटाइज्ड होकर घर से बाहर भागती है। खैर, अब अगले सीन में हम वेनिंग को तेत्सुया के घर में देखते हैं, जहां उसे तेत्सुया की बेटी मियाको के बारे में पता चलता है, जो कि 10 साल की है। मियाको जापान में अपनी माँ के साथ रहती थी, क्योंकि तेत्सुया और उसकी वाइफ का डिवोर्स हो चुका था। तेत्सुया अपनी रिसर्च करने इंडोनेशिया आ गया था, और वो अपनी बेटी को काफी याद भी करता था। उसी बातचीत के दौरान वेनिंग को ओरिगामी क्रेन्स की ट्रेडिशन पता चलती है, जहां जापान में लोग मानते हैं कि 1000 ओरिगामी क्रेन्स को बनाने से बनाने वाले की विशेष पूरी हो जाती है, और वेनिंग भी अब अपनी बेटी को वापस पाने के लिए 1000 क्रेन्स बनाना चाह रही थी। यहाँ तेत्सुया वेनिंग को होप भी देते हैं कि अगर उसे लगता है कि उसकी बेटी जिंदा है, तो वो जरूर जिंदा होगी। खैर, तो वेनिंग की लाइफ नॉर्मल उदासी वाली चल रही होती है, और एक रोज तीर्था और गस उससे पॉडकास्ट की बात करने आते हैं, लेकिन वेनिंग कहती है कि वो पॉडकास्ट में तभी आएगी जब तीर्था उसे 1000 क्रेन्स बनाने में मदद करेगी।
करेगी ना। ऑफ कोर्स इस पे तीर्था हाँ कर देती है। तो दोनों उसी दिन से ओरिगामी क्रेन्स बनाना स्टार्ट करती हैं और देखते ही देखते रात हो जाती है। तीर्था तो क्रेन्स बनाते बनाते सो जाती है, लेकिन तभी रूम में लाइट्स फ्लिकर करने लगती है और एक क्रेन अजीब तरीके से अपने पर फड़फड़ाता है और तभी विनिंग को अचानक से दौड़े पड़ने लगते हैं, जहां हम देखते हैं कि उसे उटिया की आत्मा पजेस कर रही है। तीर्था भी अब नींद से जाकर फौरन विनिंग को संभालती है। खैर तो अगले दिन ये लोग 1000 क्रेन्स को नदी के पानी में बहा देते हैं, जिससे तेत्सुया भी देखता है और विनिंग के लिए सॉरी फील करता है। तो रात को विनिंग पॉडकास्ट के लिए तैयार हो जाती है और तीर्था ये सारी बातें गस को बताती है। गस का मानना था कि तीर्था के साथ कुछ पैरानॉर्मल हो रहा है, जिससे वो बाहर नहीं आ पा रही और ऐसे में एक शमन है गोवा करके जो शायद विनिंग की मदद कर सकते हैं और तीर्था भी इसके लिए राजी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ विनिंग तेत्सुया के बोनसाई प्लांट्स वाला रूम साफ करने जाती है, लेकिन तेत्सुया उसे मना करता है, सेइंग कि ये उसका पर्सनल स्पेस है। लेकिन अगले ही क्षण तेत्सुया को अचानक से कुछ होता है और वो विनिंग को अलाउ कर देता है उस रूम को देखने के लिए। विनिंग भी अंदर जाकर अलग अलग तरह के प्लांट्स देखती है और सून ये दोनों बाहर आ जाते हैं। अब जाते जाते हम देखते हैं कि तेत्सुया के इस रूम में कुछ तो अजीब है, लेकिन क्या अजीब है वो हमें आगे पता चलेगा। खैर अब रात को विनिंग पॉडकास्ट करने जाती है और तीर्था उसे गोवा के बारे में बताती है, जिसे सुन विनिंग भी उस शमन की मदद लेने को तैयार हो जाती है। अब अगले दिन तीर्था विनिंग को शमन के पास ले जाती है, जो उसे बताते हैं कि विनिंग ने लाइफ में बहुत सारी गलतियां करी है और उन्हीं गलतियों की सजा उसे मिल रही है। इसी बातचीत के दौरान हमें विनिंग के लाइफ के बारे में पता चलता है और उस रात के बारे में भी पता चलता है जो हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। खैर तो हुआ यह था कि इनिशियली विनिंग की शादी वियाक नाम के एक आदमी से हुई थी, जो यूं तो अच्छा आदमी था, लेकिन उसकी इनकम स्टेबल नहीं थी, ना ही वो फाइनेंशियली अपने परिवार का ख्याल रख पा रहा था। मोरओवर वो बाइक रेसिंग भी करता था, जिससे विनिंग परेशान हो गई थी। ऐसे में एक रात वो अपने माँ और बेटी के साथ उसका घर छोड़ दी। विशाख उसे रोकने की बहुत कोशिश किया था, लेकिन विनिंग अपना मन बना चुकी थी और वो विशाख को छोड़ सुलेमान के साथ भाग गई थी। उसी रात विशाख के साथ एक भयानक हादसा हो जाता है, जहां उसकी बॉडी में आग लग जाती है और इसी बात का गिल्ट विनिंग के मन में था, क्योंकि वो विशाख जैसे अच्छे इंसान को छोड़कर सुलेमान के पास आके रहने लगी थी। अब विनिंग के मन में एक और गिल्ट था कि उसकी वजह से ही उस दिन स्कूटी स्लिप हुई थी, जिससे उसकी माँ समाप्त हो गई और तो और वो अपनी बेटी से भी अलग उसी एक्सीडेंट के कारण हुई। लेकिन यहाँ गौर करने की बात यह थी कि उसे सुलेमान को नदी में डुबोने का ख्याल नहीं आया, विच सजेस्ट्स कि शायद उस दिन विनिंग ने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया था। तो हाँ, शायद रस्सी उसके हाथ से छूट गई थी, वो भी नदी के तेज बहाव के कारण। अब एक मोमेंट में तीर्था तेत्सुया को भी देखती है, जिसे देख वो कुछ अजीब सा बिहेव करती है। मतलब ऐसा बिहेव मानो उसे कुछ याद आ गया हो या फिर वो बताना चाहती हो। खैर अब हम जान पाते हैं कि शमन यानी गोवा विनिंग को उसके सिंस को रिडीम करने को कहते हैं, जिसके चलते वो एक मेंटल इंस्टीट्यूट में जाती है अपने एक्स हस्बैंड विकास से मिलने, जो कि बड़ी बुरी हालत में था। विकास का पूरा शरीर जल चुका था और वो कई बार गलत करने की भी कोशिश किया था। अब तीर्था भी उसके साथ वहां गई थी, जो विंडो से इनकी मुलाकात की वीडियो बना रही थी। विनिंग अब विकास से अपने कर्मों के लिए क्षमा मांगती है, लेकिन विकास उससे कहता है कि वो एक ही शर्त पे विनिंग को माफ करेगा। क्या शर्त? वेल, अगर वो उसे समाप्त कर देगी तो। अब विनिंग को भी अपनी बेटी को पाना था, इसीलिए डेस्परेशन में वो पास ही की एक पिलो को उठा लेती है। क्यों उठाई आप समझ गए होंगे, लेकिन तभी विका को पता नहीं क्या हो जाता है कि वो खुद की ही टंग को बाइट करता है काइंड ऑफ, देन चोटिल हो जाता है, सर पटकता है एंड एंड में समाप्त होता है। अब ये दृश्य देखकर दोनों विनिंग और तीर्था ट्रॉमा में आ जाते हैं, लेकिन इस हादसे के बाद तीर्था जेन्युइनली विनिंग की मदद करना चाहती थी अपार्ट फ्रॉम हर कंटेंट, और वो विनिंग का सारा वीडियोस एंड फोटोज डिलीट कर देती है, जो कि वो छुप के ली थी। वहीं रात को लाइव स्ट्रीम करते वक्त विनिंग रियलाइज करती है कि उसने अपने फेस पे प्राइमर की जगह रेड ब्लड स्प्रे कर दिया है, जिससे वो बहुत डर जाती है। और तभी रिंग लाइट के अंदर से विका का हाथ निकलता है, जो विनिंग को पकड़ लेता है और अगले ही क्षण वही हाथ विनिंग के पैरों को भी जकड़ लेता है। ऐसे में घर से बाहर निकल के विनिंग सीधे तेत्सुया के पास जाती है, जहां वो एक रात के लिए रुकना चाह रही थी और तेत्सुया भी उसे अलाउ कर देता है। अब विनिंग तेत्सुया से पूछती है कि क्या वो घोस्ट्स पे भरोसा करता है। तेत्सुया उससे कहता है कि वो भूतों पे भरोसा तो नहीं करता, लेकिन मन ही मन वो ये सोचता है कि उसे उसकी डॉटर की यादें हॉन्ट करती है। इस पूरे सीन के दौरान हम उटिया की आत्मा को आसपास खड़ा देखते हैं। खड़ा विनिंग सोने की कोशिश करती है, लेकिन उसे उसकी पास्ट की गलतियां याद आने लगती है। साथ ही उसे ऐसा फील होता है कि निर्मला दरवाजा पीट कर उससे मदद मांग रही है, लेकिन ये सब तो बस विनिंग का हैलुसिनेशन था। खैर अगली सुबह तेत्सुया की बेटी का बर्थडे था और वो विनिंग को बच्चों के लिए स्नैक्स वगैरह प्रिपेयर करने को कहता है। और तभी वहां तीर्था आकर उससे कहती है कि नदी किनारे उन्हें एक लाश मिली है, लेकिन वो लाश निर्मला की नहीं बल्कि सुलेमान की थी। उसी साइड पे समन भी था और वो विनिंग से कहता है कि तुम्हें पता था कि सुलेमान पानी में डूब गया है, लेकिन तुमने
तुमने किसी को भी नहीं बताया, और इसी सिन की वजह से सुलेमान की आत्मा ने निर्मला को कहीं पकड़ कर रखा है, और अगर तुम अपनी बेटी को पाना चाहती हो तो पहले तुम्हें नदी किनारे एक रिचुअल करवाना होगा, जिसके लिए वेनिंग को एक गोट, फ्रूट्स, फ्लावर्स और एक मोटी रकम देनी होगी। अब वेनिंग भी अपनी बेटी को पाने के लिए डेस्परेट थी, इसलिए वो सारी चीजें मान जाती है और वो तेत्सुया के पास जाकर रिचुअल का सारा खर्चा मांगती है। तेत्सुया भी खुशी खुशी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इसी दौरान एक बहुत बड़ी बात का खुलासा होता है। तो बात ये थी कि एक शाम तेत्सुया ही निर्मला को लेकर तीर्था के पास गया था स्विमिंग सिखवाने के लिए, लेकिन तीर्था ने यह बात वेनिंग से अब तक छुपा के रखी थी, और इसी बात को लेकर वेनिंग तीर्था से गुस्सा हो जाती है और उसे सारे टाइज कट कर लेती है। एनीवेज, अब रात को रिचुअल होता है और शमन लड़कियों को नदी तट पे आने से मना करते हैं, और इसी कारण तीर्था और वेनिंग दोनों ही अपने घर चले जाते हैं। नाउ रिचुअल खत्म होने के बाद गस और वो शमन वेनिंग के घर आकर उसे बताते हैं कि उसकी बेटी अब कभी भी वापस नहीं आ सकती, क्योंकि उसके पाप बहुत बड़े हैं, अनलेस वो अपनी बेटी के पाथ को फॉलो करे। इनफैक्ट ये लोग वेनिंग को निर्मला का पहना हुआ फ्रॉक भी देते हैं जो उन्हें नदी किनारे मिला था। ये सब देख वेनिंग बिल्कुल टूट जाती है और उससे अपने सामने उटिया एंड विका की आत्मा भी दिखती है, जिनसे वो अपनी गलती के लिए माफी मांगती है। और तो और वो गलत करने का भी सोचती है, लेकिन ऐसा कर नहीं पाती। बेसिकली वो अपने हाथ में कांच का टुकड़ा ले ली थी, लेकिन ये अगले ही पल निर्मला के हेयर पिन में बदल जाता है। तो इस पॉइंट पे वेनिंग को रियलाइज होता है कि ऐसा ही सेम हेयर पिन उसने मियोको को भी पहने हुए देखा था पिक्चर्स में। अब पैरेलल में कहानी तीर्था पे भी फोकस करती है, जहां उसे भी ये हेयर पिन की बात याद आती है, और वो तेत्सुया के पास्ट के बारे में रिसर्च करके ये पता लगा लेती है कि तेत्सुया का कोई डिवोर्स वगैरह नहीं हुआ है, बल्कि वो तो जापान से भागकर यहाँ आया है क्योंकि उस पे उसकी बेटी और वाइफ के कत्ल के चार्जेस हैं। मतलब पुलिस रिपोर्ट्स में ऐसा लिखा हुआ था कि तेत्सुया की वाइफ और बेटी एक कार एक्सीडेंट में मारे गए हैं, लेकिन इसका शक सीधे तेत्सुया पे ही था क्योंकि उसने ही सब करवाया था। अब ये सारे तथ्य जानने के बाद तीर्था सीधे गस के पास जाती है और वहां उसे एक और झटका मिलता है, जहां उसे पता चलता है कि शमन जो था वो कोई असली शमन नहीं, बल्कि वो एक फ्रॉड था जिसने गस और उसके अंकल के साथ मिलकर ये सारा रिडेम्पशन वाला खेल रचा था। क्यों? ताकि ये लोग वेनिंग से पैसे हथिया सके, क्योंकि गस के अंकल के पैसे सुलेमान नहीं लौटाया था। तो हाँ, इनका ये चाल था पैसे वापस लेने का। इस बात से तीर्था गुस्से में आ जाती है। इनफैक्ट सबसे शॉकिंग बात ये थी कि गस भी इसमें शामिल था, लेकिन तीर्था यहाँ बिना वक्त गवाए वेनिंग के घर की ओर भागती है ताकि उसे सारा सच बता सके। लेकिन घर के अंदर कोई नहीं होता और विंडो से झांकने पे तीर्था को अंदर विका की आत्मा दिखती है, जो तीर्था को डरा कर वहां से भगा देती है। वहीं दूसरी ओर हम वेनिंग को तेत्सुया के घर में देखते हैं, जहां वो तेत्सुया से पूछती है कि क्या यह बात सच है कि उन्होंने निर्मला को तीर्था के क्लासेस में भर्ती कराया था। इस पे तेत्सुया ठीक से कोई जवाब नहीं देता, बल्कि वो उसकी बातों को टालने लगता है। स्टिल वेनिंग इंसिस्ट करती है और तेत्सुया धीरे धीरे पूरी कहानी बताने लगता है। तो बात ये थी कि जब उटिया पहली बार निर्मला को यहाँ लाई थी, तब तेत्सुया को उसे देखकर अपनी बेटी मियाको की याद आई थी, इसलिए वो उसके प्रति बहुत इमोशनल और एक्स्ट्रा केयरिंग था। अब जिस दिन निर्मला लास्ट यहाँ आई थी, यानी हादसे वाली रात, उस रात तेत्सुया ने निर्मला को मियाको की ड्रेस पहनाई थी। इससे निर्मला बिल्कुल मियाको जैसी दिख रही थी और ये तेत्सुया के लिए बहुत इमोशनल बात थी। खैर, ये सब सुन वेनिंग पूछती है कि जब सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था तो उस रात निर्मला रो क्यों रही थी। इस पे तेत्सुया कहता है कि वो खेल खेल में सीढ़ियों से गिर गई थी, जिससे उसके आर्म्स और लेग्स में चोट आई थी। लेकिन दोस्तों, इस पॉइंट तक वेनिंग को शक होने लग गया था कि तेत्सुया कुछ तो झूठ बोल रहा है। इनफैक्ट उस दिन कुछ तो बुरा हुआ होगा। और ऐसे में वेनिंग दोबारा क्वेश्चन करती है कि वो सीढ़ियों से कैसे गिरी। अब बार बार क्वेश्चन पूछे जाने पे तेत्सुया काइंड ऑफ अनकंफर्टेबल हो गया था और वो अचानक से वेनिंग के सर पे वार कर उसे बेहोश कर देता है और एक चेयर से उसे बांध देता है। तो इस पॉइंट पे सारी सच्चाई खुलती है, जहां हम तेत्सुया के आगे की कहानी जान पाते हैं। तो जैसे ही उसने निर्मला को मियाको के कपड़े पहने हुए देखा तो उसे मियाको बुलाने लगा और उसे टाइटली जकड़ लिया, जिससे निर्मला काफी डर गई। वहां से भागते हुए ही निर्मला सीढ़ियों से गिर गई, जिससे उसे काफी चोट आई थी। उटिया भी अब निर्मला को लेकर बाहर की तरफ भागती है, जहां उन्हें लेने वेनिंग आई थी, और इसी वजह से उटिया और निर्मला दोनों इतने ज्यादा डरे हुए दिख रहे थे। अब तेत्सुया भी मियाको को जाने देना नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने वेनिंग का पीछा किया और जैसे ही तीनों का एक्सीडेंट हो गया तो उसने निर्मला को उठाकर अपने घर में बंदी बना लिया। जी हाँ दोस्तों, जिस घर में वेनिंग इतने दिनों से काम कर रही थी, उसी घर में बोनसाई प्लांट के रूम में तेत्सुया निर्मला को बांध के रखा हुआ था। एक रात जब वेनिंग तेत्सुया के घर रुकने आई थी, उस रात निर्मला ने ही दरवाजे में मदद मांगी थी, लेकिन वेनिंग को लगा था कि ये उसका कोई इमेजिनेशन है। इस सब के दौरान तीर्था भी तेत्सुया के घर आ गई थी और पीछे से वो तेत्सुया पे वार कर देती है, जिससे कुछ क्षण के लिए तेत्सुया बेहोश सा होने लगता है। लेकिन सून वो खुद को संभाल कर तीर्था को बड़ी बुरी तरह से चोटिल करता है। बेसिकली तेत्सुया का प्लान ये था कि वो एक अग्रीमेंट में वेनिंग से सिग्नेचर लेके लीगली ये प्रूव कर देगा कि वेनिंग ने पैसों के बदले तेत्सुया को उसकी डॉटर दे दी है। अब कुछ समय बाद तेत्सुया निर्मला को उसकी माँ के पास ले आता है, जिसे देख आसपास का माहौल बिल्कुल चेंज हो जाता है और आसपास की लाइट्स फ्लिकर करने
लगती है। इनफैक्ट वेनिंग के हाव भाव भी बदल रहे थे और वो वापस से उटिया की आत्मा से पोजेस्ड होने लग गई थी। तो पोजेशन की हालत में वो खुद को आजाद कर लेती है और तेत्सुया जो कि निर्मला को लेकर बाहर भाग रहा था उसका पीछा करने लगती है। अब नदी किनारे इनका कन्फ्रंटेशन होता है जहां तेत्सुया और वेनिंग दोनों ही पानी में गिर जाते हैं और तेत्सुया वेनिंग को जकड़ने लगता है, लेकिन कैसे भी वेनिंग अपने डर को खत्म कर पानी से बाहर आने की पूरी कोशिश करती है। तब तक तीर्था को भी होश आ गया था और ऐसे में वो ट्रॉमेटाइज्ड निर्मला को काफी कंफर्ट करती है। तो यहाँ से एकदम हमें 5 महीने बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ निर्मला तीर्था के साथ स्विमिंग कर रही होती है और वहीं पास में वेनिंग भी बैठी हुई थी। हम जान पाते हैं कि वेनिंग को 5 महीने की सजा हुई थी क्योंकि उसने अपने पति के डूब जाने वाली खबर को छुपाए रखा था, और वहीं तेत्सुया को भी जेल हो जाती है क्योंकि उसने निर्मला को किडनैप करा था। तो हाँ, 5 महीने की सजा काट के वेनिंग आ चुकी है और फाइनली उसका दुख दर्द खत्म हो चुका है, मतलब वो आजाद हो चुकी है एंड अपने लाइफ को वापस से रीस्टार्ट कर सकती है। मिस्टर दांग जो पुलिस वाला था वो वेनिंग को अप्रोच भी करता है कि वो उसके और उसकी बेटी का ख्याल रखना चाहता है, लेकिन इस बार वेनिंग को अपनी बेटी का ख्याल रखने के लिए किसी की भी जरूरत नहीं थी। इसी पॉइंट पे मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी तेबुसान दोसा फिल्म की पूरी एक्सप्लेनेशन, जहां कहानी काफी सिंपल है एंड आई होप कि यहाँ फर्दर एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। देखा जाए तो कहानी बेसिकली इसके ही अराउंड रिवॉल्व करती है कि कैसे तेत्सुया एक अच्छा आदमी बन के निर्मला को किडनैप करके रखा था और वेनिंग अपनी बेटी को समहाउ बचा लेती है। कहानी में कई जगह हम उटिया और विका के स्पिरिट को भी देखते हैं जो कभी भी वेनिंग को डराना नहीं चाहते थे, बल्कि वो तो हमेशा से उसे गाइड कर रहे थे। आपको याद होगा कि एक रोज लाइव स्ट्रीम करते वक्त उटिया ने आलमीरा का दरवाजा भी खोल दिया था, जिसके चलते ही वेनिंग को तेत्सुया के कपड़े मिले एंड देन वो तेत्सुया के घर गई। वो तेत्सुया के घर गई तभी तो उसे वहां काम मिला एंड देन फाइनली सब कुछ रिवील हुआ। क्योंकि सोच के देखो, अगर वो तेत्सुया के घर कभी जाती ही नहीं तो कभी वो उसे लिंक हो ही नहीं पाती, और ऐसे भी शक तो तेत्सुया पे कभी जाता ही नहीं। तो हाँ, हर बार उटिया ने वेनिंग की मदद ही करी थी। अब तीर्था क्यों बार बार स्पिरिट्स वगैरह को देख रही थी? वेल, इसके 2 रीजंस हो सकते हैं। एक तो शायद उसके पास कोई साइकिक एबिलिटी थी, या स्पिरिट उसे इसलिए डरा रहे थे क्योंकि पहले तीर्था के इंटेंशंस थे अपनी पॉडकास्ट के व्यूज को बढ़ाना। मतलब इनिशियली वो वेनिंग की मदद नहीं करना चाहती थी, बस अपने पॉडकास्ट को बढ़ाना चाहती थी। बट इवेंचुअली जैसे जैसे वो वेनिंग के केस को समझी, कई चीजों को देखी, तो फाइनली वो वेनिंग के लिए कंसर्न्ड हो उठी। मतलब वो फाइनली वेनिंग और उसकी बेटी को बचाना चाहती थी। इनफैक्ट वो पूरी कोशिश भी करी, जिसके बाद आई एम प्रीटी श्योर उसे आत्माएं दिखना बंद हो गई होंगी। अब देखा जाए तो वेनिंग ने अपनी लाइफ में कई सारी गलतियां करी थी जिसके लिए वो रिपेंट कर चुकी है, और इसलिए शायद उसे वापस एक और मौका मिला है अपने लाइफ को स्टार्ट करने के लिए।